हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 5। लेक्चर 4 तक हुआ। 5th लेक्चर में मैंने क्वेश्चन कराया, कुछ क्वेश्चन और भी बचा हुआ है, फिर कर देंगे अगले दिन वो क्वेश्चंस को, वो प्रिंट आउट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। तो अभी हम लोग 5th लेक्चर में कंसेप्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसे कहते हैं ये तो सब लोग जानते ही होंगे। क्या आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसे कहते हैं जानते होंगे। क्या होता है कि कोई भी एक एटम है और वो एटम कौन से फेज में है, गैस फेज में, और यहाँ बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कर देंगे तो बाहर करने पर ये जो न्यूक्लियस, मान लीजिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये छोटा हो गया, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। तो किसी भी एटम से, एटम के गैसीय अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ये तो सब लोग जानते होंगे कि कोई भी एटम गैस फेज में है और बिल्कुल आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब समझ रहे हैं, वो अकेले है, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ कोई भी एटम नहीं है। चारों तरफ अगर एटम रहेगा तो उन सभी एटम का भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल अलग कि उस पर एक्सटर्नल कोई प्रभाव नहीं पड़े। तब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा उसी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ये तो जानते होंगे। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसको क्या कहेंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। उसी तरह थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसको क्या कहेंगे, थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो और आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो आप लोग को पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया है, पीरियोडिक टेबल में जो पढ़ाया गया है उसमें तो यही है कि लेफ़्ट टू राइट अगर जाएंगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी को इससे लिखते हैं, ये इधर इंक्रीज करेगा और ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगा और लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे जो हमने ये तो कई बार बताया कि ये जो होगा, यहाँ पर S ब्लॉक है, इधर P ब्लॉक है और D, और इधर जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो स्वाभाविक है सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, S ब्लॉक का। उससे ज़्यादा क्या होगा, D, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, P ब्लॉक का होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी S ब्लॉक का कम है, D ब्लॉक का उससे ज़्यादा, और P ब्लॉक का आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ कोई डाउट ये नहीं। अब देखिए, दैट इज D ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन P ब्लॉक। P ब्लॉक से जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन क्या, S ब्लॉक एलिमेंट्स। हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट समझते हैं ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखता हो। और इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी लूज करेगा, जिसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगा, कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, वही ना मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो सबसे कम आयोनाइजेशन इंथैल्पी S ब्लॉक का, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और
पी ब्लॉक का आयनस एनर्जी सबसे ज़्यादा तो सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए डी ब्लॉक दोनों के कहाँ आएगा, बीच में आएगा, दोनों के बीच में। अब लेफ्ट टू राइट एक ट्रांजिशन सीरीज में अगर देखेंगे तो द डेल्टा आई एच वन का मतलब समझते हैं ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, यानी पहला इलेक्ट्रॉन हटाने में जो एनर्जी लगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ये भी मैंने पहले बताया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का कैटेगराइजेशन होता है, डेल्टा आई एच वन, डेल्टा आई एच टू, डेल्टा आई एच थ्री, डेल्टा आई एच फोर, इस तरह से डेल्टा आई एच फाइव, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी ये ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा जाए, सिर्फ डेल्टा आई एच लिखा जाए, तो इसको इसमें से किसके बराबर मानेंगे, ऑलवेज फर्स्ट के। when it is not mentioned whether it is first, second or third and then it is written, it should be considered as the first ionization enthalpy। और अगर कैटेगराइज किया हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी gradually increases with increase in atomic number in a series but with some irregularities। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा, लेकिन उसमें कुछ जगह अपवाद आएंगे, कुछ इरेगुलरिटी आएगा। मतलब इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है कि डी ब्लॉक में एक सीरीज में लेफ्ट टू राइट अगर जाता है तो मोनोटोनिकली आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाता है। इट इज़ रॉन्ग, मतलब एक एक करके उसका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। बीच में कुछ क्या आता है, इरेगुलरिटी, कुछ अनियमितताएं आती है। अनियमितता मतलब अगर ये यहाँ से मान लीजिए कोई एक ए बी सी तो ऐसे बढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं पर इसका छोटा हो जाएगा और इससे बाद वाले का ही छोटा हो जाएगा, जबकि बढ़ना चाहिए। तो ऐसा अगर कंडीशन आए तो वो क्या कहलाएगा, इरेगुलरिटी। तो देयर विल बी सम इरेगुलरिटी, ठीक है। और इरेगुलरिटी यहाँ क्या हो जाएगा, द इरेगुलर ट्रेंड, ये नहीं, द इरेगुलर ट्रेंड इन डेल्टा आई एच, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में इरेगुलर ट्रेंड क्यों है, इरेगुलर ट्रेंड क्यों है। ट्रेंड इरेगुलर होने का कारण है ये ऑफ 3D मेटल्स, इसका कारण है कि हमने बताया था कि अगर किसी एटम में, हमने ये चीज़ आप लोग को पता होगा, हमने बताया था कि इस तरह हमने बताया था क्या कि ये जो ऑर्बिटल होता है 4s का कम होता है, 3D का ज़्यादा होता है। ये कब होता है, जब वो वैकेंट है, खाली है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है इस जगह कि द इरेगुलर ट्रेंड इन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D मेटल इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्टर्स द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s एंड 3D ऑर्बिटल। एग्जैक्ट यही लाइन आपके NCERT में लिखी गई है और एग्ज़ाम में भी पूछेगा, एग्जैक्ट लाइन उठा करके देगा कि एक ट्रांजिशन सीरीज में आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में जो इरेगुलरिटी है, उस इरेगुलर होने का कारण क्या है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेंगे, निकालने के बाद जो बचेगा उसका इलेक्ट्रॉन एक भी जुटे एक हटे, इलेक्ट्रॉन जोड़ने घटाने से ऑर्बिटल के एनर्जी में बहुत ज़्यादा
चेंजेज आते रहते हैं। तो वो जो एनर्जी चेंज होता है उस चेंज के वजह से ऐसा ट्रेंड डेवलप होता है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट हुआ है ना, ये यहाँ पर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्टर्स द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s and 3d और वाइटल। जो नॉर्मली 3d का एनर्जी ज़्यादा, 4s का कम, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 3d का कम हो जाता है, 4s का ज़्यादा, फिर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी का ट्रेंड फिर चेंज हो सकता है। इसी वजह से ये इरेगुलरिटी आता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे क्रोमियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है ना, कम होता है। क्यों कम होता है? तो देखिए, क्रोमियम का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रोमियम का जो ये यहाँ पर जो, ये तो ब्रैकेट ही उल्टा कर दिया है, क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन 12, ये क्या हो जाएगा, क्रोमियम ये आर्गन 4s2 3d4, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, अबव प्रिंसिपल के अनुसार। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो Cr+ क्या हो जाएगा, आर्गन, और यहाँ क्या हो जाएगा 4s1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से हटेगा, 4s1 3d4। लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर d में चला जाता है तो ये 3d5 हो गया, और 3d5 कैसा होता है, हाफ फिल्ड होगा, और हाफ फील्ड होगा, एक्सचेंज एनर्जी भी ज़्यादा होगा, और एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होने से वहाँ जो एनर्जी रिलीज होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करा देगा। इसीलिए चूँकि क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देता है, इसलिए वो चाहता है क्या कि हम अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, है ना। अगर आपके पास कोई सामान रखने दिया गया, आपको पता है इसके वजह से, इसका देखभाल करने के वजह से हम घर से कहीं निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, आप अगर कोई लेना चाह रहा है उसको, तो आप तो कहे तुरंत ले जाओ, है ना, तुरंत दे देंगे कि उसको देने के बाद फ्री हो जाएंगे, हम स्टेबल हो जाएंगे। तो क्रोमियम का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो निकालने के बाद वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करता है। या ऐसे भी आप जानते ही हैं कि ये 4s1 और 3d5, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो भी क्या आ रहा है 3d5, तो 3d5 हाफ फील्ड है, स्टेबल हो गया, तो ये देख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे, तो वो जल्दी ना लूज करना चाहेगा, इसीलिए क्रोमियम जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और स्टेबल होगा। जो जल्दी लूज करेगा तो कम एनर्जी ऑब्जर्व करने पर ही लूज कर देगा, इसीलिए क्रोमियम का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ अब देखिए जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इसका क्या होता है, जिंक का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, आर्गन क्या 4s2 और 3d10 सारा और वाइटल भरा हुआ, ये तो पहले से ही स्टेबल है। तो आप अगर पहले से स्टेबल है, वो क्या था, क्रोमियम स्टेबल नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब स्टेबल होगा, और यहाँ पहले से स्टेबल है तो वहाँ त्यागने पर स्टेबल होगा, इसलिए जल्दी त्याग देगा। लेकिन ये तो पहले ही स्टेबल है तो क्यों त्यागना चाहेगा, इसीलिए जिंक से इलेक्ट्रॉन अगर हटाना होगा तो स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाना होगा, और इसलिए वहाँ एनर्जी ज़्यादा चाहिए। That is why यहाँ पर जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर वेरी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर वेरी हाई ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक और कंडीशन है, जैसे सबसे ऊपर 3D सीरीज हुआ, फिर 4D सीरीज हुआ, फिर 5D सीरीज हुआ, 3D, 4D और 5D, तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर ऊपर से नीचे तो आयनासन एनर्जी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए ना। जनरल ट्रेंड तो यही ना है, लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाने से घटेगा। पीरियोडिक टेबल में तो ये पढ़ चुके हैं, तो यहाँ तो घटना चाहिए। लेकिन यहाँ है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ 3D एंड 4D। 3D और 4D से 5D का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा, है ना, इसका रीजन ये ऐसा क्यों होता है, इसमें इसका जो रीजन यहाँ देखिए, द शिल्डिंग ऑफ, यहाँ क्या है, शिल्डिंग ऑफ न्यूक्लियस by 4f electron in 5D element is weak, which results in increase of effective nuclear charge। ये चीज़ आप लोग को पता होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z स्टार बराबर Z माइनस S बताए थे, या Z माइनस सिग्मा पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में। इफेक्टिव न्यूक्लियर, ये Z हुआ एटॉमिक नंबर, S क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। तो ये आपको पता था, ये बताए हैं कि S, P, D और F जैसे जैसे इधर जाएंगे ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, और जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, जितना इलेक्ट्रॉन अलग अलग इसमें फैला हुआ रहेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट जब ये कम हो गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस जो है वो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, तो जितना फोर्स से खींचेगा उसको बाहर निकालने में क्या होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, जिंक से नीचे कैडमियम, कैडमियम से नीचे मरकरी में जाते हैं तो वहाँ 4f ऑर्बिटल का एंट्री हो जाता है, और 4f ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस वजह से उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो वो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्सली अट्रैक्ट करके रखेगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, इसलिए उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। और ये कारण बताए थे ना कि इसी वजह से ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, और इसके इंक्रीज करने के वजह से ऊपर से नीचे, इसीलिए ये इंक्रीज करने का यही रीज़न है। और इसके वजह से यहाँ जिंक, कैडमियम, मरकरी में मरकरी का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हो गया, और मरकरी का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हुआ तो वो अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड में इन्वॉल्व भी नहीं हो पाएगा, मेटालिक बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा। इस वजह से मरकरी क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बताए थे ना, तो ये कंडीशन हो गया। अब है द लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज मेटल्स इज +2। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो डी ब्लॉक एलिमेंट का लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अधिकतर एलिमेंट में कितना होता है, +2। क्यों, रेड क्यों होता है +2? देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, मान लीजिए थर्ड ये आर्गन, और यहाँ क्या हो जाएगा 3D में 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक,
और यहाँ क्या हो जाएगा 4s2 होता है ना, कहीं कहीं ना 1 होता है, कहाँ कहाँ 1 होता है। 3D सीरीज में आपको क्रोमियम और कॉपर, बाकी जगह तो 4s2 ही होता है ना। तो अंतिम ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस 2 को लूज करेगा तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2। इसीलिए कहा जाता है कि एक ट्रांजिशन सीरीज में या 3D सीरीज में जितने भी मेटल्स हैं उसका जो कॉमन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। इसके एक्सेप्शन 2 हैं, क्रोमियम जिसका +1 और कॉपर का भी +1, उसको छोड़कर बाकी। तो अब ये 2 अगर है तो मेटल क्या करेगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और M+ ये गैस फेज में है तो ये गैस फेज में, फिर क्या होगा, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा M++ और ये गैस फेज में निकलेगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो ये आयनासन एनर्जी 1 और ये आयनासन एनर्जी 2, जिसको हम लोग ये लिखते हैं ΔIH1 और ये ΔIH2 ये होगा। तो यही पर का टू फॉर्म M2+ आयन फ्रॉम द गैसियस एटम्स क्या हो जाएगा, उसमें कौन कौन सा जरूरत पड़ा, द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनासन एनर्जी, फर्स्ट और पहला हटाने में लगा और दूसरा, ये दोनों का सम को जोड़ना पड़ेगा, रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फॉर ईच एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये जो मेटल है ट्रांजिशन मेटल M तो सॉलिड स्टेट में होता है ना, सॉलिड से पहले इसको हम ले जाते हैं किस स्टेट में, M गैस फेज में, और अलग अलग आइसोलेटेड एटॉमिक स्टेट में। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमको जो चाहिए वो क्या कहलाता है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन कहलाता है ये हीट ऑफ। और तब ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो M+ बना गैस फेज में, और इसको कहेंगे आयनासन इंथैल्पी 1, और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर यहाँ बनेगा M++, यहाँ गैस, और यहाँ आयनासन एनर्जी क्या हो जाएगा, आयनासन इंथैल्पी 2, ये 2 हो जाएगा। और तो बताइए M से M+2 स्टेट में जाने में कौन कौन सा एनर्जी चाहिए, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, फर्स्ट आयनासन एंथैल्पी और सेकंड, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए ये बताया गया है कि अगर हमें M+2 आयन बनाना है गैसियस एटम से, तो यहाँ एक साथ आया, पहले सॉलिड को गैस में बनाएं, और गैस में भी कई एटम एक साथ हो सकता है, और फिर गैस से किस में ले जाना पड़ेगा, एटॉमिक स्टेट में, और एटॉमिक स्टेट से तब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। यहाँ पर 2 चीज़ जुड़ा हुआ है इस जगह, इसको हम और भी अगर क्लियर करके लिखें तो ऐसा हो सकता है, इसको और भी क्लियर करके लिखेंगे तो MS, पहले M गैस बना और ये बल्क में है, ज़्यादा परिमाण में है, और इसको तब कहेंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन, जानते होंगे। और फिर यहाँ बल्क से ये एटम के फेज में लाए तो इसी को कहते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो हमें गैस फेज से वहाँ तक ले जाने में कौन कौन ऐड हुआ, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, फर्स्ट आयनासन एंथैल्पी और सेकेंड आयनासन एंथैल्पी, ये सभी जोड़ना पड़ेगा। द डोमिनेंट टर्म इज द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ही एनर्जी लगता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगता है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन है, सेकेंड आयनासन एंथैल्पी, है ना। तो वही चीज़, द डोमिनेंट टर्म इज द सेकेंड आयनासन एंथैल्पी विच शोज यूजुअली हाई वैल्यू फॉर क्रोमियम एंड Cu। बताइए क्यों,
क्रोमियम का सेकंड हटाने में ज़्यादा क्यों लगेगा? क्योंकि क्रोमियम का जब आप एक इलेक्ट्रॉन हटाए Cr प्लस, तो ये तो 3d5 वाला स्टेबल हो गया ना। अब स्टेबल से फिर आप इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, Cr+2 बढ़ाएंगे, तो यहाँ ज़्यादा एनर्जी लगेगा ना। तो जो +1 स्टेट में ही स्टेबल है, वहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाने में जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो सेकेंड आयनस एनर्जी वहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन है M+ आयन का, और वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक के अधिकतर मेटल का +2 होता है, लेकिन क्रोमियम और कॉपर में वो क्या होता है, +1 फॉर्म में भी वो रहता है, क्योंकि +1 से +2 बनाने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि वहाँ स्टेबल से किधर जाना पड़ रहा है, अनस्टेबल की तरफ। ठीक है। The value of first ionization energy for zinc is correspondingly low, as the ionization consists of the removal of an electron, which allows the production of the stable D10 configuration। ये जिंक नहीं होना चाहिए यहाँ। Cu का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा करस्पॉन्डिंगली लो होता है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के हटाने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। कॉपर का क्या होता है 29, तो क्या हो जाएगा आर्गन, और 3d10 और 4s1, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन हटाना बहुत ही आसान होता है। ठीक है। अब देखिए, ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में 4s ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटाना होता है, d ऑर्बिटल से। इसलिए क्या होता है, द ट्रेंड इन द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड by the 4s orbital factor and shows the greater difficulty of removing the electron from the d5। इसलिए यहाँ जो Mn2+ है ये d5 में है, तो इससे तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाना और Mn+3 में जाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। उसी तरह से जिंक में भी D10 हो गया, तो जिंक से Zn2 से एक इलेक्ट्रॉन हटाकर Zn3+ नहीं बना सकते। तो Mn+3 स्टेट में बहुत कम एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है समझ में। क्योंकि ये थर्ड 3+ स्टेट में कब जाएगा, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल रहा है, तीसरा हटाने में s ऑर्बिटल का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए वहाँ 4s ऑर्बिटल फैक्टर काम ही नहीं कर रहा है, केवल d में देखना होगा। अब d5 है तो स्टेबल है, d10 है तो स्टेबल है, तो जो भी एलिमेंट में d5 या d10 कॉन्फ़िगरेशन होगा वो +3 स्टेट में जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि +3 में ले जाने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। The third ionization enthalpy are quite high, and there is a marked break between the values of Mn2 and Mn2+ and Fe2+। देखिए, मार्क्ड ब्रेक मतलब अच्छा खासा गैप है। क्यों बताइए।
जैसे Mn2+ होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा D5, इसलिए अगला इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, Mn जो 3+ होगा ये D4 हो जाएगा, अनस्टेबल, इसलिए ये जल्दी जाएगा ही नहीं, यहाँ हटाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप Fe++ लीजिए, Fe++ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा D6 और इससे एक इलेक्ट्रॉन हटाइए तो क्या बन जाएगा, Fe3+ और D5। तो बताइए ये अगर एनर्जी मान लीजिए Y है और यहाँ जो एनर्जी लग रहा है मान लीजिए X है, कौन ज़्यादा होगा, X ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ स्टेबल से हटा रहे हैं और अनस्टेबल बना रहे हैं, या अनस्टेबल से स्टेबल, ये जल्दी होगा तो यहाँ एनर्जी कम चाहिए, यानी कि Y का वैल्यू कम होगा और X ज़्यादा होगा, तो इन दोनों के बीच अच्छा खासा गैप हो गया ना। तो वही कह रहा है देयर इज ए मार्क ब्रेक बिटवीन द वैल्यूज फॉर Mn2+ एंड Fe2+। ठीक है, समझ में आया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम थर्ड की बात कर रहे हैं कि मेटल फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन रहेगा, D5 4s1 D5s1 कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये कहाँ आएगा, क्रोमियम और कॉपर में। उसके अलावा बाकी सभी कौन सा स्टेट शो करेगा, 2, क्योंकि 4s में 2 है। अब हम बात कर रहे हैं कि थर्ड अगर शो करे, +3 शो करे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए तीसरा +3 आयन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन यहाँ Mn2 से Mn3 बनाना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, या एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं है, जबकि Fe का +2 से +3 बनाना आसान है, क्योंकि D6 से D5 जाएगा, इसलिए यहाँ एनर्जी कम लगेगा, यहाँ एनर्जी इसमें ज़्यादा लगेगा। द हाई वैल्यू फॉर कॉपर, निकेल एंड जिंक indicate why it is difficult to obtain oxidation state greater than 2 for these elements। यही कॉपर कभी भी 3+ में नहीं रहता, निकेल भी कभी भी 3+ में नहीं रहता, या जिंक भी कभी भी 3+ में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, तो इसका वही रीजन है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईली अनस्टेबल हो जाता है, जो जल्दी उस स्टेट में जाना नहीं चाहता। इसलिए यहाँ एनर्जी क्या चाहिए, हाई, और इस तरह का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कॉपर, निकेल और जिंक ये बस मैक्सिमम कौन सा स्टेट तक जा सकता है, +2 +3 स्टेट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसका थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये आ गया आपको आयनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कुछ कुछ पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्ट लाइन उठा करके पूछ सकता है। तो देखिए उसमें यहाँ पर हम बता रहे हैं डी ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। एक चीज़ तो पढ़े होंगे शुरू में, एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप क्या होता है, 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 वाला हमेशा +1 और ग्रुप 2 वाला हमेशा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, प्लस। ये ग्रुप 1 का +1 और ग्रुप 2 का +2 एकदम फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं होगा। पी ब्लॉक में चेंजेज आएंगे, वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, लेकिन डी ब्लॉक में ये बहुत वैराइटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। ठीक है, डी ब्लॉक
क्या करता है, वैराइटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो वही ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1 डी 1 to 10 और ns 1 से लेकर 2, 0 एक ही ना है, बाकी तो 1 से 2, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अंतिम ऑर्बिट तो यही है। तो रूल क्या होता है, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन केवल लास्ट ऑर्बिट से निकालता है। तो लास्ट ऑर्बिट पे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इन्वॉल्व होगा। लेकिन हमने बताया था n-1 डी और ns के बीच एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। एनर्जी गैप कम होने के वजह से s के साथ साथ d ऑर्बिटल का भी इलेक्ट्रॉन भाग लेने लगेगा और d में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो यही यहाँ रीजन है कि ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स अलोंग विथ ns इलेक्ट्रॉन। मतलब ns के इलेक्ट्रॉन तो भाग लेंगे ही, उसके साथ साथ n-1 के भी d इलेक्ट्रॉन, n-1 d के भी इलेक्ट्रॉन भाग लेने लगते हैं। इसलिए उसमें बहुत वैराइटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप होता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का कॉन्फ़िगरेशन n-1 और d3 है और ns2 है, तो ये 2 तो निकालेगा ही। अब d का 1 निकला, ये अगर 2 निकाला तो +2, अगर इससे 1 निकला तो +3, इससे 2 भी निकल सकता है तो +4, अगर तीनों निकला तो इतना। अगर जिस एलिमेंट का ये कॉन्फ़िगरेशन होगा वो तो +2 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है ना, क्योंकि डी का इलेक्ट्रॉन उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि ns ऑर्बिटल के साथ साथ n-1 डी के भी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जिस वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट में वैराइटीज़ ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। और ये वैराइटीज़ ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होने के वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट में कैटालिटिक प्रॉपर्टी डेवलप होता है, ठीक है। उसका भी हम एक्सप्लेनेशन बताएंगे आगे कि वो चीज़ मतलब जनरली आप उसमें पढ़े होंगे थोड़ा बहुत की कैटालिटिक प्रॉपर्टी, लेकिन कैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट उसके कैटालिटिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब हम लोग कैटालिटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहाँ डिटेल से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ क्या हुआ कि ट्रांजिशन एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन या वैराइटीज़ ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि n-1 डी के भी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और ns को तो भाग लेना ही था, आउटर ऑर्बिट का था, लेकिन डी भी जो भाग ले रहा है इस वजह से वैरायटी बढ़ जाता है। और डी क्यों भाग लेता है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ वीक शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड होने से शिल्डिंग इफेक्ट कम होगा, और शिल्डिंग इफेक्ट कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा तो एनर्जी गैप n-1 डी और ns के बीच घट जाएगा। देखिए, ये हम ग्राफ से यहाँ बता रहे हैं, नीचे से ऊपर क्या हो रहा है यहाँ समझिए, एनर्जी बढ़ रहा है। इन जनरल क्या कंडीशन था? इन जनरल यहाँ क्या है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? 4s, और ये कौन सा ऑर्बिटल है? यहाँ एरो नहीं होगा, ये एरो इस जगह नहीं होना चाहिए। ये एरो हम जहाँ जहाँ करेक्शन कर रहे हैं ना, आप लोग को जो प्रिंटेड मटेरियल दिया है वहाँ भी करेक्ट कर लीजिएगा। ये एरो होगा, दिस एरो इज पॉसिबल, ये नहीं होगा, यहाँ एरो नहीं दीजिएगा। ये बस एक एनर्जी लेवल है, ये हो जाएगा आपको क्या, 4s ऑर्बिटल और 3d। 4s से 3d का एनर्जी ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्यों? ऑर्बिटल का एनर्जी
n प्लस एल वैल्यू से निकालते हैं ना, तो 4s का n का वैल्यू, 4s के लिए n का वैल्यू 4 और s के लिए l का वैल्यू कितना होता है 0, तो 4, और 3d के लिए क्या होगा, n का वैल्यू 3 और d के लिए l का वैल्यू 2, कितना हो जाएगा 5। इसीलिए n प्लस एल वैल्यू इसका कितना हुआ 5, इसका n प्लस एल वैल्यू कितना होता है 4। जानते हैं ना ये सब क्वांटम नंबर, n प्लस एल 4s ऑर्बिटल के लिए 4 और 3d के लिए 5, तो जिसका n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा, इसलिए 4s से 3d का एनर्जी ज़्यादा। लेकिन ये कब ऑर्बिटल जब वैकेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन है नहीं, ऑर्बिटल अस्तित्व में होगा। ऑर्बिटल कब बनता है, कब ऑर्बिटल तब बनता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। अदरवाइज ऑर्बिटल किसके तरह है, ऑर्बिटल हवाई मार्ग के तरह है। हवाई मार्ग, एयर में जो एयरवेज है हवाई जहाज के लिए, ऊपर क्या रास्ता बना हुआ है, रास्ता बना हुआ नहीं है। और वहाँ जब एरोप्लेन गुजरते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ ये रास्ता है इस एरोप्लेन गुजरने के लिए, वो काल्पनिक है, जब गुजरेगा तभी पता चलेगा। उसी तरह ऑर्बिट या ऑर्बिटल ये काल्पनिक है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तब पता चलेगा कि हाँ वहाँ ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑर्बिट ऑर्बिटल पता नहीं है। इसलिए ऑर्बिटल का कंसेप्ट कोई एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट नहीं है, ये सारे थियोरेटिकल कंसेप्ट हैं और कंप्यूटिंग से प्राप्त किया जाता है। वेव मैकेनिकल मॉडल में इसको बताएंगे ये क्वांटम नंबर से। तो ये क्या होता है n प्लस एल, ये थियोरेटिकली निकाला गया और उससे उसके एनर्जी को बताया गया। ये अभी खाली है, लेकिन जैसे ही मतलब व्हेन फील्ड जब भरा गया, फील्ड विथ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भरने के बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भरने के बाद देखिए एनर्जी उल्टा हो गया, 4s का ऊपर चला गया, 3d क्या हो गया नीचे। क्यों, इलेक्ट्रॉन जैसे ही घुसा ऑर्बिटल में, न्यूक्लियस और ऑर्बिटल के बीच अट्रैक्शन होने लगा, दो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होने लगा। तो ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ये सब अट्रैक्शन और रिपल्सन काम करने लगेगा और इन सब का रिजल्टेंट देखा गया क्या, 4s का एनर्जी क्या हो गया, 4s का एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी चेंज हो गया। लेकिन गैप देखिए उतना ही है, लेकिन यहाँ पुअर होगा ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ये तो जानते हैं डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर, बताए थे ना कि ऐसे ये मान लीजिए डी ऑर्बिटल है, ये डी इसमें है और लास्ट ऑर्बिट है, तो यहाँ d का इलेक्ट्रॉन जो होगा, d का इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन लगाएगा, इसी को ना शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। लेकिन d ऑर्बिटल का ये इफेक्ट कम है, अगर ये ज़्यादा रिपल्सन करता तो इसके और इसके बीच का गैप क्या होता, ज़्यादा होता ना। ये ज़्यादा रिपेल करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन ज़्यादा, तो गैप ज़्यादा होगा ना। लेकिन डी का तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, तो रिपल्सन कम करेगा, तो ये दोनों ऑर्बिट क्या होगा, सटा हुआ रहेगा, क्लोज होगा। इसीलिए ये गैप घट गया और गैप घट करके क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो कम हो गया, तो अब थोड़ा भी एनर्जी देंगे तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ 3d से तो थोड़ा भी एनर्जी ज़्यादा होगा, तो 4s के साथ साथ कौन, 3d का भी इलेक्ट्रॉन भाग लेने लग जाएगा। इस वजह से उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन ये
इसको जानकारी रखिए। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ऐसे नहीं बनाया हुआ है, और इस तरह से आपको +2 लेवल का बुक्स भी पढ़िए तो ऐसे नहीं है। इसको हम समझाने के लिए इस तरह से बताएं, और ये सच है, हायर बुक्स में पढ़िएगा तो ये सब मिलेगा कि ये जो ऑर्बिटल का एनर्जी है, ये एनर्जी है जब इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है, तब 3D का ज़्यादा 4s का कम, ये केवल क्वांटम नंबर से निकाल लिया गया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन भर गया तो वहाँ अट्रैक्शन और रिपल्सन काम करने लगा, इस वजह से एनर्जी चेंज हुए, अब वो एग्जिस्टेंस में आ गया। जब एग्जिस्ट कर गया तब तो एनर्जी माप ही सकते हैं ना, तब वहाँ देखा गया कि एनर्जी बिल्कुल उल्टा है, और फिर ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन डी ऑर्बिटल में पुअर शिल्डिंग के वजह से ये गैप अपने आप क्या हो जाएगा, घट गया। ये घट गया, इसीलिए 4s और 3D के बीच एनर्जी गैप कम हो गया। एनर्जी गैप कम होने से 4s से इलेक्ट्रॉन हटाना तो इजी है ही, साथ साथ में 3D का भी इलेक्ट्रॉन भाग लेने लगा, इस वजह से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट की संख्या ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लगा। अब देखिए, तो इसका तो कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या बताया था, कॉन्फ़िगरेशन तो यही n-1 d 1 to 10 और ns 1 या 2। तो हमने लिखा है व्हेन ओनली ns इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, केवल ns इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, जब 1 है तो +1 स्टेट, जब 2 है तो कौन सा, जब केवल ns के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तब उसमें कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, +1 और, अब बताइए 1 कहाँ कहाँ होता है, क्रोमियम, यानी क्रोमियम और कॉपर में +1 होगा, बाकी में क्या होगा, +2 होगा। और जब व्हेन n-1 d इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो इन्वॉल्व विथ ns इलेक्ट्रॉन, ns के साथ साथ अब n-1 d इलेक्ट्रॉन भी भाग लेने लगेगा, तब क्या होगा, s तक तो भाग लिया था तो 2 था, अब यहाँ d भी भाग लेने लगे तो कहाँ होगा, +3 से लेकर कहाँ तक, +8 तक जा सकता है। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बाय एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितना हो सकता है, +8 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और डी ब्लॉक में ये मैक्सिमम स्टेट तक पहुंच जाता है। तो ये कब, जब ns ऑर्बिटल भाग लेगा तो +1 और +2, और n-1 d के भी इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तो +2 के आगे भी जाएगा, इसलिए +3 से +8 तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको लेते हैं, ये एनसीईआरटी में आपको यहाँ पर दिया गया स्कैंडियम। देखिए स्कैंडियम का क्या होगा, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, आर्गन 4 आर्गन क्या, आर्गन और यहाँ पर 3d1 और 4s2। तो 4s का अगर 2 हटेगा तो कौन सा स्टेट होना चाहिए, +2, और अगर d भी भाग लेगा तो क्या हो जाएगा, +3। लेकिन याद रखिएगा स्कैंडियम में +2 वर्चुअली अननोन, रीड इन द एनसीईआरटी, वो लिखा होगा एनसीईआरटी में, ये बात लिखी गई है, स्कैंडियम +2 इज वर्चुअली अननोन। स्कैंडियम का +2 स्टेट में अभी तक ये नहीं पाया गया है। कुछ लोग ये बताते हैं कि ये ऐसा हो सकता है थियोरेटिकली, लेकिन अभी तक नेचुरली एग्जिस्टिंग कोई कंपाउंड स्कैंडियम +2 स्टेट में नहीं पाया गया है लिखा हुआ एनसीईआरटी में। ये +2 स्टेट में स्कैंडियम नहीं पाया जाता, इसलिए वर्चुअली अननोन, ठीक है। और अगर देखिएगा उसमें
ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको एनसीईआरटी में चार्ट भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में वो स्कैंडियम का क्या दिया हुआ है, केवल +3। और देखिए टाइटेनियम का क्या होगा, टाइटेनियम का आर्गन और 3d2 और 4s2। तो अब देखिए ये 2 भाग लेगा तो 2, और D का इसका 2 के साथ इसका 1 भाग लिया तो 3, और अगर दोनों भाग लिया तो 4। और टाइटेनियम का सबसे स्टेबल स्टेट कौन सा हो जाएगा, ये बोल्ड लेटर में थोड़ा सा, ये मोस्ट स्टेबल स्टेट, और ये तो एग्जिस्ट करता नहीं है। वेनेडियम, वेनेडियम का क्या हो जाएगा, आर्गन और क्या 3d3 और 4s2। तो ये क्या होगा, S का भाग लेगा तो 2, और D का तीनों भाग ले 5 तक जाएगा, यानी 2 से लेकर कहाँ तक जा सकता है, 5। समझ रहे हैं यहाँ पे, इसका 2 भाग लिया तो 2, और इसका 2 के साथ D का 1 ही भाग लिया तो 3, D का 2 भाग लिया तो 4, D का तीनों भाग लिया तो 5, क्योंकि सारे अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड वाले भाग ले सकते हैं इजीली, तो अनपेयर्ड 5। क्रोमियम का क्या होता है, आर्गन और क्या 4s1, ये आर्गन का क्या 3d5 और 4s1। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 6। तो इसलिए ये 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 6 तक। इसका मोस्ट स्टेबल +5 होता है, और क्रोमियम का ये 3 ज़्यादा कॉमन, ज़्यादा स्टेबल स्टेट होता है क्रोमियम का, +3 और +6, ये 2 स्टेट में ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए Mn का क्या हो जाएगा, Mn का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन और क्या 4s2 और 3d5। तो देखिए S का तो हमेशा भाग लेगा ही लेगा, और D में 5 अनपेयर्ड, ये S का ऑर्बिटल पेयर्ड हो या अनपेयर्ड वो भाग लेगा ही लेगा, और D का 5 अनपेयर्ड, तो 2 और 5 कितना होगा 7। तो ये 2 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 7 तक। यानी सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है, मैंगनीज। Mn के बाद अब आ जाइए Fe। तो Fe का क्या हो जाएगा, आर्गन और 3d6 और 4s2। अब बताइए इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना अनपेयर्ड, अरे d6 है, कितना अनपेयर्ड, d ऑर्बिटल ऐसे होता है ना, 5 बॉक्स जो बनाइएगा तो उसमें 6, 1 2 3 4 5, ये 6ठा इलेक्ट्रॉन, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ 4। तो इसलिए यहाँ 4 अनपेयर्ड और इसका 2 कितना 6, इसलिए ये 2 से लेकर कहाँ तक जा सकता है, 6 तक जाएगा। अनपेयर्ड केवल काउंट करते हैं 2 से 6। और लेकिन इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है, +2 और +3, Mn का +2 और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉमन ये, और आयरन का +2 और +3, हालांकि उसमें भी सबसे ज़्यादा स्टेबल +3 है। और कोबाल्ट का क्या होगा, कोबाल्ट का इसका अगर लीजिएगा तो आर्गन क्या 3d7 और 4s2, तो यहाँ 2 और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, ये 5 तक जाएगा। इसलिए कोबाल्ट का +2 +3 और उसके बाद ये +2 +3 और ये 4, इसमें हालांकि 5 तक भी ये जा सकता है, +5 कोबाल्ट, लेकिन ये भी वही वर्चुअली अननोन, मतलब थियोरेटिकली कह रहा है कि ये +5 तक जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक +5 स्टेट में देखा नहीं गया। निकेल आर्गन और क्या हो जाएगा 3d8 और 4s2, तो इसमें 2 अनपेयर्ड और यहाँ 2, 4, तो ये कहाँ तक हो सकता है, 4 तक
पॉसिबल हो सकता है। और लेकिन इसका ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन होता है? स्टेबल स्टेट +2। कॉपर का क्या होगा? आर्गन और 3d10 और 4s1। तो ये तो एक ही ना शो करेगा, एक हटाते ही क्या हो जाएगा? D10 स्टेबल, तो इसका एक होगा, लेकिन ये 2 भी शो करता है। अब क्यों शो करता है 2? इसका रीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी +2 फॉर्म केवल वाटर में स्टेबल होता है, गैस फेज में नहीं। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जिंक का क्या होगा? जिंक का तो सीधा आर्गन और 3d10 और 4s2, तो ये तो d10 है, ये भाग लेगा ही नहीं केवल ये, इसलिए इसमें केवल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +2। तो देखिए लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं ट्रांजिशन सीरीज में, तो शुरू में नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम है, धीरे धीरे बीच में क्या हुआ? बढ़ता गया, और फिर धीरे धीरे घटता चला गया। तो कैसा पैटर्न आया? पिरामिड टाइप नहीं आ गया? नीचे अगर इसको उल्टा करके ऊपर लिख दीजिएगा तो कैसा होगा? इस तरह का पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर आएगा। इसीलिए पिरामिडल टाइप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का फ्रेम होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे लोअर ऑक्सीडेशन, इसमें देखिए सबसे कॉमन स्टेट कौन है? अधिकतर एलिमेंट किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है? +2। यहाँ इसको छोड़कर तो सारे +2 में है ना। इसीलिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज +2, मोस्ट कॉमन। और लोएस्ट भी +2 होता है, केवल 2 क्रोमियम और कॉपर है जिसमें +1 स्टेट भी होता है। ठीक है, आगे अब देखिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देखिएगा, यहाँ पर ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर ऑफ द सीरीज। फर्स्ट और लास्ट मेंबर देख लीजिए, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट मेंबर स्कैंडियम और लास्ट मेंबर जिंक, इसमें केवल एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट है और बाकी सब में ज़्यादा मल्टीपल स्टेट। तो वही यहाँ लिखा गया है, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर ऑफ द एग्जिबिट ए नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। समझे इसका मतलब कि पहला और अंतिम में केवल एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके बाद बाकी जितना भी है सब में एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कहाँ रहना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? है ना, अकर इन और नियर द मिडिल ऑफ द सीरीज, बीच में ना आएगा। देख लीजिए यहाँ कहाँ है सबसे ज़्यादा? Mn बीच में ही ना है या उसी के आसपास। तो वही कि सबसे ज़्यादा है ना, द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन और नियर द मिडिल ऑफ द सीरीज। और मैंगनीज फॉर एग्जांपल एग्जिबिट ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +7। बताए ना, मैंगनीज का +2 से +7, देखिए यहाँ है ना, मैंगनीज का +2 से +7 तक सारे स्टेट। क्यों हुआ है इसका भी कारण बताए थे, 4s2 3d5। अब देखिए ये भी जो लाइन है ना, आपको ये जो दोनों लाइन है ये भी आपको एनसीईआरटी का ही लाइन है कि द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन और नियर द मिडिल ऑफ द सीरीज। और उसके जस्ट बाद वाला लाइन यही लिखा हुआ है, मैंगनीज फॉर एग्जांपल एग्जिबिट ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +7, है ना। और स्कैंडियम 2 इज वर्चुअली अननोन, स्कैंडियम 2 वर्चुअली
अननोन मतलब वो मतलब थियोरेटिकली पॉसिबल है लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली कहीं दिखा नहीं है ना। और टाइटेनियम क्या है, टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 3 और 2। टाइटेनियम का क्या था, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन 22 एटॉमिक नंबर, आर्गन और क्या 3d2 और 4s2। तो इसमें ये 2 और 2 दोनों भाग लेगा और दोनों यानी कि 2 होगा, इसका एक भाग लेगा तो +3 होगा और +4, यानी टाइटेनियम में ये 3 पॉसिबिलिटी है। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 3 और टाइटेनियम 2। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर NCERT, ये वाला लाइन। अब अगर कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट के अगर कई ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, वो कई ऑक्सीडेशन स्टेट में शो कर रहा है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 में ये सब क्या हुआ, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोनिक कंपाउंड होता है, ये तो जानते होंगे क्या, नहीं, फेस देखकर तो लग रहा है नहीं जानते हैं। फजान्स रूल, फजान्स रूल कहता है जैसे कोई भी आयन पे जो चार्ज होगा और यहाँ पर एनायन होगा, दिस इज एनायन, और यहाँ पर क्या है कैटायन। अगर एनायन पे एक चार्ज है और कैटायन पे एक प्लस और एनायन पे एक माइनस, तो सिंगल एक एक चार्ज है तो अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर कैटायन पे मान लीजिए +4 चार्ज है, एनायन पे -4, तो इसके बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा और इतना ज़्यादा होगा कि दोनों अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के अगल बगल आ जाएंगे और दोनों का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में क्या कर जाएगा, मिक्स कर जाएगा, और मिक्स किया तो शेयरिंग हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, एंड दैट डेवलप्स कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। और जब चार्ज कम होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, आयन दूर दूर रहेंगे, इलेक्ट्रॉन मिक्स नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन मिक्स नहीं करेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं आएगा। फजान्स रूल में ये बॉन्डिंग में है, उसमें यही कंडीशन है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक कंपाउंड और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा कंपाउंड बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग लेते हैं कोई भी, अगर मान लीजिए ये Mn+2, जैसे MnO हो गया, MnO और Mn2 और यहाँ पर Mn2O7, आपको पूछा जाएगा इसमें कौन, और यहाँ पर MnO फिर MnO2 दे दिया गया, फिर यहाँ दिया गया Mn2O5, बताइए इसमें पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा आयोनिक कौन, इन चारों में सबसे ज़्यादा आयनिक कौन, तो Mn का यहाँ +2 है, यहाँ +4 है, यहाँ +7 है, ये +5 है, तो जहाँ सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट में वहाँ क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आयनिक, और जहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में वो हो जाएगा कोवैलेंट, यही है। और डी ब्लॉक एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +8। और एक चीज़ हम लोग देखे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट का गैप कितना होता है, दो लगातार के बीच, दो लगातार के बीच देखिए एक एक का गैप है ना, एक का गैप होता है, लेकिन पी ब्लॉक में ये गैप 2 का होता है, ठीक है। डी ब्लॉक में दो लगातार ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच का अंतर 1, और पी ब्लॉक में दो एलिमेंट, दो ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच का अंतर 2 होता है। क्यों, इनर्ट पेयर
इफेक्ट। और भी है रीजन, आप देखिए क्यों ऐसा होता है। मान लीजिए पी ब्लॉक में ये 3 ऑर्बिटल, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 ऐसे यहाँ पर है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ 1 ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, या इस जगह इसको भी मिटा दें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा, तो वैलेंसी कितना, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 2। अब एनर्जी देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यहाँ चला गया तो क्या बचा, इधर 1 बचा और 1 इलेक्ट्रॉन उधर पी में चला गया। अब कितना अनपेयर्ड हुआ, 4, तो 2 और यहाँ चारों भाग लेगा तो +4, 2 लगातार के बीच का अंतर कितने का हुआ, है ना। तो पी ब्लॉक में जो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, 2 कंजिक्यूटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच का अंतर जनरली कितना होता है, 2। जैसे क्लोरीन का अगर लीजिएगा तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे स्टेट में रहेगा। मतलब 2 लगातार के बीच का डिफरेंस कितने का, 2 का। लेकिन डी ब्लॉक में ये अंतर कितने का, 1 का होता है। वही चीज़ यहाँ बताया गया है। इन ए ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल फॉर हेवियर एलिमेंट। मतलब क्रोमियम ग्रुप में कहाँ से कहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +1 से +6 तक बताए थे ना। क्रोमियम में कहाँ से कहाँ तक, +1 से +6 तक। तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। और क्रोमियम फैमिली में क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन है, तो ऊपर से नीचे टंगस्टन जो नीचे वाला एलिमेंट है वो हायर स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगा और क्रोमियम हायर स्टेट में कम स्टेबल। तो आपको पूछा जाएगा Cr+6 और मॉलिब्डेनम +6 और टंगस्टन +6, बताइए कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल। सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, +6। ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो जितना हेवियर एलिमेंट होगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, टंगस्टन +6। तो बताइए सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन। तो जो अनस्टेबल होगा तो ये 6 से 1 की तरफ जाना चाहेगा। 1 की तरफ जाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो गेन करेगा। तो इन तीनों में बेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी किस में होगा, क्रोमियम में या मॉलिब्डेनम या टंगस्टन में, क्रोमियम में। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, क्रोमियम होगा। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, आया समझ में। अब देखिए इसी पर आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इन ग्रुप 6, देखिए मॉलिब्डेनम 6, W6 आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन क्रोमियम 6। क्रोमियम से ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ क्या है, क्रोमियम 6 इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट। इन डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7, जहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेर एज मॉलिब्डेनम जो +6 हुआ या टंगस्टन +6 आर नॉट। ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, कि क्रोमियम जो होगा +6 में कम स्टेबल है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन उसी ग्रुप में उसके नीचे +6 वाले ज़्यादा स्टेबल हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा नहीं, इसी वजह से वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा,
कोई एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कब होगा, ये भी याद रखिएगा। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल व्हेन द एलिमेंट फॉर्म्स बॉन्ड विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। कभी ऐसा नहीं देखिएगा कि क्रोमियम जुट रहा है सल्फर के साथ और +6 स्टेट में चला गया। कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 ही एलिमेंट के साथ आएगा, कौन कौन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है, जैसे NiCO4, FeCO5, या निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, Fe का 0। इसमें बताइए तो विच इज नॉट पॉसिबल, कौन पॉसिबल नहीं है, बताइए आप लोग। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक बताए थे, 23, आर्गन और 4s2 और 3d3, तो 2+2 से लेकर +5 तक, यही ना। तो यहाँ बताइए वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, वेनेडियम को X मान लीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 बराबर कितना, +1 चार्ज, तो x - 2 बराबर 1, तो x बराबर कितना, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ +3 तो पॉसिबल है। VO2 में कितना होगा, वेनेडियम का x प्लस ऑक्सीजन का -2 × 2 बराबर +1 चार्ज, x - 4 बराबर +1, तो x बराबर कितना, 5। तो यहाँ +5, ये भी संभव है। यहाँ कितना, VO2 2-, तो वेनेडियम का x और प्लस ऑक्सीजन का -2 × 2 बराबर -2, तो x - 4 = -2, तो x = 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2, तो ये भी संभव है। और यहाँ क्या हो जाएगा, वेनेडियम x ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का -2 और 2 ऑक्सीजन है × 2 बराबर 2 प्लस चार्ज +2, तो x - 4 = +2, तो x = कितना, +6, क्या हो जाएगा, x = +6 हो सकता है, नहीं तो कौन पॉसिबल नहीं है, डी हो जाएगा ना, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझे इसको, कौन पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद ये यहीं तक ख़त्म हो गया। अब ये आपको NCERT का क्वेश्चन है, आपको नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन कौन, स्कैंडियम एंड, तो एक ही पूछ रहा है, यहाँ तो हम 2 बता दिए। ठीक है, दूसरा, which of the 3D series of the transition metal exhibit the largest number of oxidation state, मैंगनीज, क्यों, नहीं, NS और N - D है ना, NS तो है ही, NS और N - D में जो इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ लेंगे, D का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और NS का इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर वो मैक्सिमम आता है। D में तो इलेक्ट्रॉन आपको आयरन में Mn से भी ज़्यादा होगा ना, तो फिर तो वहाँ ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ D एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NS, ये दोनों का सम वो जहाँ सबसे ज़्यादा होगा, मतलब सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS में पेयर्ड हो या अनपेयर्ड, प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन N-1D, इन N-1D, ये जो होगा ये मैक्सिमम होता है, ये वैल्यू मैंगनीज में इज मैक्सिमम, इसीलिए मैंगनीज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है।
ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट तक कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अगला टॉपिक लेकर आएंगे, शुरू करेंगे। ठीक है।